आप मुझे जब, अगर आपको बीच में बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो तो आप ना चैट में कर देना या माइक अनम्यूट करके मुझे कट कर देना, ठीक है? तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी। ओके मैम। ओके चलो, आज हमने मेन करना है केराटोकोनस, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो साइंस हैं और इसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी यूनिक सी है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? तो इसमें क्या होता है केराटोकोनस के अंदर? तो केराटो का मतलब कॉर्निया हो गया, ठीक है? और कोनस का मतलब है कोन शेप्ड। तो हमारी कॉर्निया की जो नॉर्मल शेप थी वो थोड़ी सी वैसे यूं तो थी, एंड देन वो साइडों से फ्लैट हो जाती थी, ठीक है ना? केराटोकोनस में क्या है कि यहाँ से स्ट्रोमल थिनिंग होगी बहुत ज्यादा, और ये कॉर्निया जो है वो बल्ज आउट करना शुरू कर देगी। तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी टू कॉनिकल, ठीक है? इतनी इतनी ज्यादा कॉनिकल अगर कॉर्निया हो जाएगी तो जो लाइट एंटर कर रही होगी उस वो रिफ्रैक्ट बहुत ज्यादा करेगी और फिर विजन के अंदर बहुत ज्यादा इशू होगा, ठीक है? तो ये इशू कब हमें शुरू होता है? ये शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली टीनेज ईयर्स में, और ये बायलैटरल इशू है, ठीक है? तो जो केराटोकोनस है वो दोनों आईज की कॉर्निया का इशू है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने इसकी इटियोलॉजी के अंदर कोई कॉजेज बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी में उन्होंने इडियोपैथिक लिखा हुआ है और ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है 10% केसेस में, तो आप इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें कि 10% केसेस में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। फिर सेकेंडरी केसेस में हमारे पास है ऑक्यूलर डिजीजेस या सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, ठीक है? ऑक्यूलर के अंदर वी हैव कंजेनिटल अनोमली जैसे एनाइरिडिया। एनाइरिडिया मींस के आइरिस ही नहीं है, आइरिस बचपन से ही गायब है, ठीक है? और रेटिनाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना। रेटिनाइटिस, इन्होंने रेटिनाइटिस के आगे ये डाला हुआ है कॉमा, बट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है वो फुल एक डिजीज है, वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इट्स एक्चुअली जस्ट रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है? तो एक तो रेटिना की इन्फ्लेमेशन होती है और पिगमेंट डेपोजिशन होती है डिफरेंट आई के एरियाज में, उसके साथ केराटोकोनस की एसोसिएशन है, ठीक है? अब फिर सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स में एक तो हमारे पास डाउन सिंड्रोम हो जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में, उसके अलावा क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। एंड आई वांट यू टू रिमेंबर मार्फान्स एंड एहलर-डानलोस। तो तीन अगर आप इसके सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स याद रख लें तो एक आपके पास डाउन्स आ जाएगा और मार्फान और एहलर-डानलोस जो है आपके पास दूसरे आ जाएंगे, ठीक है? तो फॉर इटियोलॉजी अपने इतना ही याद रखना है। अब जो मेन इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है इसकी सिम्टम्स और साइंस वाला, ठीक है? तो ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तो प्यूबर्टी के ऊपर शुरू हो जाता है और ये बायलैटरल होता है मोस्टली। सिम्टम्स के अंदर जो है, सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो पेनलेस प्रोग्रेसिव डिटीरिएशन फॉर विजन ऑफ विजन फॉर नियर एंड डिस्टेंस, ठीक है? तो जब इसका कोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है, ठीक है? तो यूं पहले हुआ, फिर इसको इस तरह कोन हुआ, फिर इस तरह इसकी बल्जिंग ज्यादा हुई, इवेंचुअली इसकी बल्जिंग बहुत ज्यादा होगी। तो एज दिस स्टार्ट्स टू हैपन तो लाइट की जो रिफ्रैक्शन है वो अब नॉर्मल होती जाएगी, तो लॉस ऑफ विजन होगा। अच्छा, अब इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नियर एंड डिस्टेंट विजन दोनों लॉस होता है। अक्सर हमने देखा है कि जिनको ऐनक लगी होती है, तो जैसे कुछ लोगों का जैसे दूर का खराब होता है तो उनको कहते हैं हम मायोपिया, ठीक है? तो दूर का अगर उनका खराब होता है तो करीब कम से कम उनको नजर आता है। कन्वर्सली जो ओल्डर एज के पेशेंट्स होते हैं उनका अगर करीब का विजन खराब है तो दूर का सही होता है ना? तो लेकिन इसके अंदर जो है, बिकॉज डिफेक्ट यहाँ कॉर्निया का है, तो बोथ नियर एंड डिस्टेंट विजन दोनों में खराबी होगी, ठीक है? अच्छा, अब इनिशियल रिप्रेजेंटेशन जो है वैसे तो आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होता काफी ज्यादा हो जाता है, फिर पेशेंट्स चेक कराते हैं। सिमिलरली जैसे जब ऐनक हमें लगनी होती है तो हम तब तक चेक नहीं कराते जब तक एब्सोल्युटली जो है हम बहुत ज्यादा तंग ना हो रहे हो या फिर हमें सिवियर हेडेक ना हो उसकी वजह से, राइट? तो इसी तरह ये पेशेंट्स भी तभी चेक कराते हैं या फिर उनका ब्लरिंग ऑफ विजन ज्यादा हो जाती है या फिर हेडेक बहुत सिवियर हो जाता है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर कि हमारे पास ये प्रेजेंट होगा विद सिवियर पेन, ठीक है? वैसे तो कंडीशन पेनलेस है, लेकिन ये प्रेजेंट कभी कभार होता है विद सिवियर पेन। अब पेन कब होती है?
ये होती है जब हो जाता है कॉर्नियल हाइड्रॉप्स। कॉर्नियल हाइड्रॉप्स मींस के जो हमारी, अच्छा ये एंडोथेलियम थी, ये डेसिमेंट मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये वाली जहाँ इसके अंदर ब्रेक आ जाएगा और स्ट्रोमा के अंदर जो है फ्लूइड मतलब पानी भरना शुरू हो जाएगा और फिर ये यहाँ प्रेशर बेसिकली एक्सर्ट करेगी और उसकी वजह से होगी सिवियर पेन, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कॉर्निया हाईली वो है हाई 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 नर्व्स है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नर्व्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पानी जब भरता है और यहाँ स्ट्रेच उसके ऊपर जाती है नर्व्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा पेन होती है और एक फ्लूइड उसके अंदर ना यू कैन से कि वो उसकी क्या कहते हैं, the entry of fluid makes the cornea look kind of edematous and उसका आपको पता चल जाता है कि इसको अब corneal high drops हो गया, ठीक है। वैसे ही पेन is a really big indicator कि corneal high drops develop हो गया। अब फिर फोटोफोबिया होता है और मोनोक्यूलर डिप्लोपिया। तो कभी कभार होता है कि एक आई की जो कोनस है वो इतना ज्यादा कोनस नहीं है और दूसरी आई का कोनस बहुत ज्यादा हुआ है, तो इट मीन्स के एक आई से लाइट किसी और तरीके से एंटर हो रही है, दूसरी से किसी और तरीके से एंटर हो रही है, तो हमारी जो दोनों आईज हैं अक्सर वो विजन को मिला लेती है ना, क्या कहते हैं उसको, स्टीरियोटैक्टिक विजन जो कहते हैं, ठीक है। तो वो दोनों आईज से आता है, लेकिन अगर एक आई को डिफरेंट नजर आ रहा है और दूसरी आई को डिफरेंट नजर आ रहा है तो फिर वो डिप्लोपिया होता है, एक ही चीज आपको दो दो जगह नजर आ रही होती है, ठीक है। a very interesting example of this is कि जब आप अपनी आई के करीब बहुत ज्यादा अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने आईज के बहुत ज्यादा करीब रख लेते हैं और तो हमारी आईज उस ऑब्जेक्ट को एक कंप्लीट विजन नहीं बना पाती, ठीक है। तो आपको एक आंख बंद करने पे वो दूसरी जगह नजर आ रही होती है, फिर आप दूसरी आंख बंद करते हैं वो दूसरी जगह नजर आती है। इनफैक्ट ये हम जब हम वो करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो ये हम खुद अपने ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ डिप्लोपिया लुक्स लाइक टू समबडी एल्स, ठीक है। अगर आपने खुद देखा होगा तो फिर आपको याद रहेगा। अच्छा, अब ये थे इसके सिम्टम्स। नाउ साइंस, साइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मी में भी आ सकते हैं, यूक्यू में भी आ सकते हैं और इसके साइन बहुत यूनिक हैं, ठीक है। ये इस तरह के साइन आप और किसी डिजीज में नहीं मिलेंगे। एक तो सबसे पहले विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू प्रोग्रेसिव मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया जस्ट मीन्स के जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रेटिना इस तरह वो ज्यादा हो रहा है तो लाइट वेव्स कन्वर्ज करके इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज बन रहा है, हालांकि इसको यहाँ बनना चाहिए था। दिस इज मायोपिया। एंड एस्टिग्मेटिज्म इज कॉर्निया की जो शेप है वो होती है इस तरह एक स्मूथ। अच्छा, अगर ये फ्रंट से हम देखें तो फ्रंट से हम एक टेस्ट करते हैं, वी कॉल इट केराटोस्कोपी। केराटोस्कोपी जब करते हैं तो कॉर्निया के अंदर हमें यू रिंग्स नजर आती हैं और ये रिंग्स जो हैं एक दूसरे से एक रेगुलर डिस्टेंस अपार्ट होती हैं और एक यू सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कॉर्निया सपोज टू बी। उसको हर हर एंगल से उसने एक यूनिफॉर्मिटी शो करनी है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल कॉर्निया थोड़ी सी फिसी हुई है और यहाँ से थोड़ी कर्व्ड है, तो यहाँ से जो लाइट एंटर होगी वो डिफरेंट हो रही होगी और यहाँ से जो एंटर हो रही होगी वो डिफरेंट हो रही होगी। तो एक ही आई के अंदर जो है कॉर्निया के शेप की वेरिएशन की वजह से जब विजन में प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये जो मायोपिया था ये वाली चीज जो थी, ये आपको बताया इन फ्रंट ऑफ वो जो रेटिना बन रहा था विजन, ये हम करेक्ट करते हैं वो पावर वाले लेंस से जो माइनस में आते हैं, ठीक है, माइनस लेंस से। ये जो एस्टिग्मेटिज्म हम करेक्ट करते हैं, ये आते हैं वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल टाइप वो लेंस होता है, तो उसके अंदर जो है लेंस की इसी तरह होती है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल कर्वेचर उसका इतना है और यहाँ से कर्वेचर इतना है, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ से अगर कॉर्निया फ्लैट है और यहाँ से वो कर्व्ड है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कॉर्निया, तो वो उस शेप को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है कि विजुअल एक्विटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू प्रोग्रेसिव मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। फिर एक टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, उसके अंदर हमें नजर आता है ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स। अब मैंने इसकी पिक्चर्स ली हुई थी बट बिकॉज मेरे नेट का इशू चल रहा था तो मैं उसको एक फाइल में नहीं डाल सकी, तो आई विल सेंड इट दिस ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स टू यू ऑन व्हाट्सएप।
अगर ये सेंड हो जाए तो। just give me a minute. अच्छा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अपनी आई से दूसरे की आई में देखने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक अ हैंड हेल्ड डिवाइस। तो वो अपनी आई के ऊपर एक साइड रखते हैं और दूसरे की आई के ऊपर रखते हैं। तो इसमें डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या होता है कि वो जो पेशेंट है उसकी आई के करीब उसको नहीं लेके जाते, बस सिर्फ वो उन्होंने अपनी आई के सामने वो रखा और दूर से ही देख लिया। तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है सेंट्रल, ये अक्सर थोड़ा सा यूं लाइट अप हो जाता है, इसको हम कहते हैं लाइक फॉक्स आइज नहीं होती जैसे, तो ये लाइट अप हो जाता है। लेकिन ड्रॉपलेट साइन ये है कि वो यूनिफॉर्मली लाइट अप नहीं होता है, ठीक है। वो ड्रॉप्स ऐसे नजर आते हैं आपको, ये swirl टाइप, ठीक है। वैसे इसको पूरा यूनिफॉर्मली रेड टाइप होना चाहिए था, बट ये यूनिफॉर्मली रेड नहीं है। सेंटर में थोड़ा सा जैसे व्हाइट व्हाइट है और साइडों पे इस तरह आपको रिंगलेट्स सी नजर आ रही होंगी। तो लाइक इस तरह सेंटर में इस तरह है, फिर यहाँ आपको रिंगलेट्स सी नजर आ रही होंगी। So this is your oil droplet sign in distant direct ophthalmoscopy. अगर आपको अभी थोड़ा इशू हो रहा है इसको समझने में, डोंट वरी, आई एम सो हैप्पी आप लोगों के वार्ड शुरू हो रहे हैं और आप एक दफा ऑप्थेल्मोस्कोप से देख लेंगे ना सबकी आईज, तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आप नहीं देख पाते दैट्स ऑल राइट, हम बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं देखेंगे ताकि आपको ऑस्पी में बिल्कुल मुश्किल ना हो। फिर हमारे पास रेटिनोस्कोपी आती है। In fact, before retinoscopy, I'll tell you about Munson sign. Munson sign में क्या होता है, लोअर आईलिड की बल्जिंग होती है जब पेशेंट लुक डाउन करता है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो अपर आईलिड है उसको स्लाइटली जो बायलैटरली लिफ्ट करते हैं और पेशेंट से कहते हैं आप नीचे देखें। जब वो नीचे देखता है तो लोअर आईलिड बल्ज करती है, जैसे कि इस बच्चे की कर रही है फिगर 8.28 के अंदर। तो यू कैन सी हाउ स्पेशली ये जो इसकी बच्चे की लेफ्ट कॉर्निया है ये काफी ज्यादा कोनस हुई हुई है, तो यू कैन सी हाउ इट्स पुशिंग ऑन द लोअर आईलिड। अब ये है मंसन साइन और ये एमसीक्यू में बहुत बहुत ज्यादा दफा आया हुआ है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए इसको मार्क कर लें। अच्छा, फिर नेक्स्ट वी हैव अ केराटोस्कोपी। केराटोस्कोपी का मैंने आपको बताया है, इनफैक्ट मैं आपको इमेज भेज देती हूँ, वो भी मैंने सेव किया हुआ था। केराटोस्कोपी का इमेज इज राइट हियर। ओके, अच्छा अब ये सेंड हो रहा है। ओके, सूर आपको मिल जाएगा, मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो लेट मी जस्ट क्लियर ऑल द ड्राइंग। तो ये हमारे पास केटोस्कोप के जब हम देखते हैं तो इस तरह हमारे पास, मैं बताया कि कॉर्निया के ऊपर यू राउंड डिस्क बननी चाहिए, ठीक है। और ये तो खैर मैं रेगुलर नहीं बना पा रही, बट दे शुड बी परफेक्टली राउंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि अब इस इशू में केराटोकोनस के अंदर हमारे पास इरेगुलर रिंग्स बन जाते हैं। तो ये यू रिंग्स होंगे, यू रिंग्स होंगे और लाइक यू रिंग्स होंगे। बेसिकली द रिंग्स आर नॉट रेगुलर, ठीक है। तो जो आपको पिक्चर चली जाएगी तो फिर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट के ऊपर उस पिक्चर में थोड़ी रिलेटिवली नॉर्मल केराटोस्कोपी हुई है और उसकी रिंग्स जो है वो काफी यूनिफॉर्म टाइप्स हैं। और जो राइट के ऊपर है वो जो करेक्टोस्कोपी हुई है उसकी रिंग्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक साइड से वो ज्यादा हडल टुगेदर है और दूसरी साइड से वो फार्दर अपार्ट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर करेक्टोस्कोपी के ऊपर इट शोज इरेगुलर रिंग्स। फिर एक और टेस्ट है हमारे पास, इट्स कॉल्ड रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी ऑस्पी में बहुत ज्यादा आता है हमारी, हालांकि ये हमारी बुक में स्पेसिफिकली कहीं मेंशन प्रॉपरली नहीं किया गया, बट ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे फिलहाल। ऑल आई नीड यू टू नो अबाउट रेटिनोस्कोपी इज दैट इसमें सिजर्स रिफ्लेक्स आता है। ये भी मैं ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, ये आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। इसके रेटिनोस्कोपी के ऊपर एक इरेगुलर सिजर्स रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। उसके बाद वी डू अ स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प के ऊपर आपको एक तो थिनिंग एंड फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ कॉर्निया नजर आ जाएगी, उसके अलावा इसकी
इसके ऊपर नजर आएंगे वॉग्स लाइंस। अब इसके ऊपर आपने इसको अंडरलाइन करके यहाँ MCQ लिख दें, ठीक है। वॉग्स लाइंस कभी पूछते हैं, ये क्या है, ये डीप स्ट्रोमल स्ट्रेस लाइंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रोमल थिनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, और यू कैन से कि जब यूं स्ट्रोमल थिनिंग होगी और कोन यूं बाहर को निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस लाइंस डेवलप हो जाएंगी, लाइक हियर हियर हियर, ठीक है। तो जब आप आई बॉल को थोड़ा सा प्रेस करते हो तो ये स्ट्रेस लाइंस आपकी डिसअपियर हो जाएंगी विद एक्सटर्नल प्रेशर ऑन ग्लोब, ठीक है। तो यू कैन काइंड ऑफ से कि जैसे ये थिनिंग होगी बहुत ज्यादा, अब ये यूं लूज हो गया तो यूं यूं थोड़ी स्ट्रेस लाइंस है, बट अगर आप उसको एक साइड से प्रेस करोगे तो वो जरा टॉट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द थिनिंग ऑफ द स्ट्रोमा। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं वॉग्स लाइंस, और ये नजर आती है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे, ठीक है। उसके अलावा कॉर्नियल नर्व्स भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। फिर स्लिट लैंप पे आपको नजर आता है समथिंग कॉल्ड अ फ्लेशर्स रिंग। अच्छा, अब फ्लेशर्स रिंग को ना अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं विद द केसर फ्लेशर रिंग। तो इसकी फ्लेशर रिंग हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन? इसकी फ्लेशर रिंग क्या है? इट इज अ डेपोजिशन ऑफ आयरन इन द एपिथेलियम अराउंड द बेस ऑफ कोन, ठीक है। तो ये कॉर्निया की ये कोन बनी हुई है, ठीक है। तो ये बेस ऑफ कोन ये हो गया, तो एपिथेलियम के अंदर यहाँ डेपोजिशन हुई हुई है, तो इसको हम कहते हैं फ्लेशर रिंग फॉर केराटोकोनस। लेकिन जो केसर फ्लेशर रिंग है ना, दूसरी वाली KAYSER, और उसकी फ्लेशर वाली स्पेलिंग तो बिल्कुल ही सेम है, ये होती है कॉपर ओवरलोड की वजह से, ठीक है। जब बॉडी में कॉपर ओवरलोड हो जाता है तो हमारे पास कॉर्निया की जो डेसिमेट्स मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कॉपर डेपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये वाली जो यहाँ पे थी वो डिपॉजिट हो रही थी बेस ऑफ कोन के ऊपर, बेस ऑफ कोन, और ये डिपॉजिट हो रही थी एपिथेलियम में, ठीक है, एपिथेलियम। और ये जो है केसर फ्लेशर रिंग जो है वो बन रही, वो है कॉपर की डेपोजिशन, और ये हो रही है, और डायमेंशन ये आयरन की डेपोजिशन है, आयरन डेपोजिशन है ये वाला, और ये कॉपर डेपोजिशन है, और ये हो रहा है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन में, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिफरेंस है, डोंट कंफ्यूज द टू, ठीक है। कुछ कभी कोई एग्जामिनर आपको वाइवा में भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं बिकॉज उसके नेम इतना सिमिलर है। अच्छा, अब एडवांस केसेस में जैसे कॉर्नियल स्कारिंग होती है, इसकी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ना, वो आपके पास कॉनिकल शेप ऑफ कॉर्निया है। जब आपके पास यूक्यू आता है तो उसमें वो अक्सर ही मेंशन करते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद बायलैटरल कॉनिकल शेप ऑफ कॉर्निया, पेशेंट की एज भी जस्ट लाइक 18 होती है, 16 होती है, ज्यादा नहीं होती, प्यूबर्टी के करीब वाली एज होती है, ठीक है। तो ये फिर उसके वो कुछ पूछ लेते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द साइंस दैट यू विल ऑब्जर्व, या व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस यू विल कैरी आउट टू डायग्नोज दिस कंडीशन। तो उसके अंदर इसके ये सारे साइंस वाला पार्ट आ जाता है। आगे जो है इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो 2 लिखी हुई हैं, मतलब लेकिन ये कि वो 2 लिख के फिर ये सारे साइंस वाली भी आपने बात कर देनी है, ठीक है, बिकॉज दैट्स लिटरली हाउ यू आइडेंटिफाई कि केराटोकोनस हुआ हुआ है। इन्वेस्टिगेशंस में लिखा हुआ है एक कॉर्नियल टोपोग्राफी का, कॉर्नियल टोपोग्राफी की आई एम नॉट श्योर अगर मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लिया था, ये मैं आपको इसके बाद फिर सेंड कर दूंगी। कॉर्नियल टोपोग्राफी बेसिकली अगर आपने कभी वो देखा होगा कि इट्स अ स्कैन, ठीक है। इस स्कैन में क्या होता है, वो कॉर्निया की आपने वो मैप्स देखे होंगे जिसके ऊपर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो डिफरेंट कलर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस एंड द पैटर्न, रिफ्रैक्टिव पैटर्न के लाइट किस तरह है, मतलब जैसे वो हीट थर्मल मैप्स होते हैं ना कुछ, कि यहाँ से हीट ज्यादा गुजरती है, इन ये एरियाज टेम्परेट हैं, ये एरियाज नहीं है। वैसे आपको पिक्चर भेज दूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसी तरह का ये एक स्कैन होता है कॉर्निया का, एंड इट शोज के कितनी रिफ्रैक्शन हो रही है किस पार्ट ऑफ कॉर्निया से, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, ये MCQ के लिए भी कर लेंगे, कॉर्नियल टोपोग्राफी इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ केराटोकोनस, एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। एंड हमारी आई के यूनिट में भी कॉर्नियल टोपोग्राफी की वो इक्विपमेंट पड़ा है सारा अंडर लाइक लॉक एंड की, बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट वी हैव केराटोमेट्री, दिस विल शो यू मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म वगैरह। और केराटोमेट्री हम लोग
एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपने इसको एमसीक्यू मार्क कर लें केराटोमेट्री वाले को भी, ठीक है। तो आपने अब ये इन्वेस्टिगेशन में पहले कॉर्नियल टोपोग्राफी लिख ली, फिर केराटोमेट्री लिख ली, और फिर उसके बाद आपने सारे ये जो हमने साइंस में पढ़े हैं ना ये लिखने हैं। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, मंसन साइन चेक करना है, केराटोस्कोपी ये करनी है, रेटिनोस्कोपी करनी है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके अच्छे से फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में। एंड देन वी कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। अब इसकी ट्रीटमेंट काफी यूनिक है। सबसे पहले तो हम इनिशियल केसेस में जब सिर्फ विजन का मसला हो रहा था तो हम उसको स्पेक्टिकल्स दे देते हैं, ठीक है, ग्लासेस लगा देते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो सही हो जाए। बट इट्स अ टेम्पररी फिक्स, ठीक है, बिकॉज इवेंचुअली ये कंडीशन ने वर्स होना ही होता है। उसके बाद हम आ सकते हैं रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस को। इसको हम कहते हैं पिगी बैक कॉन्टैक्ट लेंस, और आई थिंक ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मैंने खुद ऐड किया हुआ बुक में। इट्स कॉल्ड पिगी बैक कॉन्टैक्ट लेंस। और अगर एस्टिग्मेटिज्म बहुत ज्यादा हो फॉर एग्जांपल, तो फिर हम उसको रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस देते हैं ताकि वो शेप ऑफ कॉर्निया को मेंटेन कर सके। तो ये एक सेकेंड आल टेक्स्ट करती हूँ। इट्स कॉल्ड पिगी बैक कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटैक्स। अब इंटैक्स क्या है कि ये हमारी कॉर्निया है, ये हम फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, ये साइड से कॉर्निया है। तो वो एक प्लास्टिक का रिंग होगा जो आप यूं अंदर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी कॉर्निया को रीशेप कर देगा, ठीक है। तो इट विल इम्प्रूव योर विजन टू सम एक्सटेंट। बट ये कॉमनली मतलब पहले शायद ज्यादा यूज होते थे, अब जो है ये इतना पॉपुलर नहीं है। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है, आप ये आपकी कॉर्निया है, आपने इसकी एपिथेलियम को स्ट्रिप किया, मतलब एपिथेलियम लेयर को रिमूव कर दिया, और उस जगह पे आपने डाल दिए राइबोफ्लेविन के ड्रॉप्स, ठीक है, और फिर वहां पे आपने लगाई यूवी रेडिएशन। अच्छा, अब इसके स्टेप्स आपने याद रखने। नंबर 1 रिमूवल ऑफ एपिथेलियम, नंबर 2 इंस्टॉलेशन ऑफ राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स, एंड नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। ये इसके 3 आपने याद करने। ये सर वाइवा में पूछ लेते हैं, और ऑस्फी में भी आई थिंक हमारा आया था, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी। तो इट जस्ट मीन्स के हमने लेयर्स देख लेते हैं। ये एंडोथीलियम है, ये डेसिमेट्स है, ये स्ट्रोमल लेयर काफी ज्यादा है, फिर ये बोमेंस लेयर है, और ये ऊपर है हमारे पास एपिथेलियम। तो इसमें केराटोप्लास्टी मीन्स कि हम इसकी कॉर्निया को अब रिमूव करके रिप्लेस करने वाले हैं। तो तकरीबन इतना सेगमेंट ये रिमूव होगा अप टू अबाउट द डेसिमेंट्स लेयर, ठीक है। तो ये लेयर दोनों एंडोथेलियम और डेसिमेंट ये इंटैक्ट रहेंगी, और ये सारा रिमूव हो जाएगा, और हम डोनर वाली जो कॉर्निया का पार्ट है वो इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी, ठीक है। फिर केराटोप्लास्टी में फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी भी है। तो फुल थिकनेस मींस ये सारा रिमूव होगा और फिर सारी कॉर्निया रिप्लेस होगी। तो जब हम पूरा रिमूव करते हैं तो वी से रिमूवल ऑफ द कॉर्नियल बटन, ठीक है। जैसे ये जो पूरा कॉर्निया का पार्ट था, जब ये रिमूव होता है इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ कॉर्नियल बटन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द डोनर कॉर्नियल बटन ऑन टू द रेसिपिएंट। इस तरह इसको कॉर्नियल बटन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है एक्यूट हाई ड्रॉप्स की जो ट्रीटमेंट है स्पेसिफिकली। इसको हम ट्रीट करते हैं हाइपरटोनिक सेलाइन के साथ। हाइपरटोनिक सेलाइन जब डालेंगे तो ऑब्वियसली फ्लूइड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से मूव आउट कर जाएगा, ठीक है। फिर हम उसकी पैचिंग या बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस कर देंगे, मतलब कोई पैड लगा देंगे, कोई इस तरह कॉन्टैक्ट लेंस बैंडेज वाला लगा देंगे, मतलब रिजिड वन, ताकि वो कंप्रेस्ड रहे, ठीक है, बार बार उसमें फ्लूइड ना फिल हो, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आई विल गो ओवर इट अगेन। ग्लासेस लगानी है इनिशियल केसेस में, उसके बाद रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस आएंगे जिसको हम पिगी बैक कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। फिर हमारे पास आता है इंटैक्स, उसके बाद है कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। उसके 3 स्टेप्स याद करने हैं कि रिमूवल ऑफ एपिथेलियम कर रहे हैं आप सबसे पहले, फिर इंस्टिल कर रहे हैं राइबोफ्लेविन ड्रॉप्स, और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं यूवी रेडिएशन,
फिर उसके बाद आपके पास सर्जरीज आ रही हैं, डीप एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी एंड फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी, एंड देन लास्टली आपके पास एक्यूट हाई ड्रॉप्स की ट्रीटमेंट आ रही है जिसके अंदर हाइपरटोनिक सलाइन है और बैंडेज या पैचिंग, बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर यही हैं कि पेनफुल विजुअल लॉस, मतलब एक्यूट कॉर्नियल हाई ड्रॉप्स डेवलप हो गया, या फिर स्कारिंग हो रही है सेंट्रल कॉर्निया की, ठीक है। तो ये केराटोकोनस मैंने डिटेल में आज पढ़ाया है, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर कुछ कॉर्निया के छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, विल जस्ट गो ओवर देम। पेज 101 पे देयर इज एक्सपोजर केराटोपैथी। तो कैन समबडी रिमाइंड मी कि हमने इससे पहले एक्सपोजर केराटोपैथी कहाँ पढ़ी है? लाइक वी डिड दिस इन द आईलिड वाला चैप्टर, तो आप सोचें कि कहाँ पे पढ़ी है? ओके, केराटोपैथी, केराटो मींस कॉर्निया, पैथी मींस कोई पैथोलॉजी है, एक्सपोजर मतलब वो एक्सपोज हुई है कॉर्निया, इसलिए पैथोलॉजी हो रही है। तो ये किधर ऐसे हुआ था कि कॉर्निया बहुत देर तक एक्सपोज थी तो उसकी पैथोलॉजी हो रही थी? थिंक। हमारी कॉर्निया का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एक तो टीयर फिल्म से मेंटेन होता है, फिर हमारी आईलिड का क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो जब हमारे पास वो लोअर आईलिड वाला मसला हुआ था, वी कॉल इट एक्ट्रोपियन, ठीक है। तो द लोअर आईलिड वाज हैंगिंग इस तरह और वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होती, तो टीयर फिल्म मेंटेन नहीं रह पाई थी, तो उसको हम कहते हैं एक्ट्रोपियन, ठीक है। तो एक्ट्रोपियन के अंदर वी हैड एक्सपोजर केराटोपैथी। उसके अलावा भी थायराइड डिजीज में यू नो कि प्रोप्टोसिस हो जाता है और फिर आईलिड बंद नहीं हो पाती, ठीक है। तो प्रोप्टोसिस भी स्पेसिफिकली उसके अंदर प्रोप्टोसिस होता है ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। अब आगे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उसको एक्सोप्थेल्मोस हुआ था, तो एक्सोप्थेल्मोस इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। यू डोंट इवन हैव टू थिंक ऑफ एनी अदर थायराइड इशू। अच्छा, अब ये थायराइड का इशू हो गया, फिर हमारे पास ब्लेफरोप्लास्टी है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन कॉज। फिर न्यूरोजेनिक डिजीज में सेवेंथ नर्व पैल्सी है, ठीक है। सेवेंथ नर्व पैल्सी वो है जिसमें वो अनएबल टू शट देयर आईज का होता है, बेल्स पैल्सी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बेल्स पैल्सी आई थिंक आप पैथोलॉजी में या नहीं ईएनटी में बेल्स पैल्सी आप बहुत डिटेल में करेंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज आई केयर, उसकी आई केयर बहुत जरूरी है। बेल्स पाल्सी अक्सर जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, बट इट टेक्स लाइक यू नो अ फ्यू मंथ्स, तो तब तक आपने आईज को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली कॉर्निया जो है वो मॉइस्ट वगैरह रहती है बिकॉज ऑफ ब्लिंकिंग मोशन, लेकिन जब ये ब्लिंकिंग का कोई मसला हो, आईलिड ना बंद हो रही कुछ भी हो, तो फिर मसला फिर ये ड्राइंग आउट होती है, ठीक है। ड्राइंग आउट की वजह से वहाँ एरोजन्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो अल्सर भी बन सकता है। तो सिम्टम्स वही ड्राई आई की तरह होते हैं, और साइंस के अंदर लिखा हुआ पंक्टेट एपिथेलियल केराटोपैथी हो जाती है, यूजुअली इन्वॉल्विंग द इंफीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्निया। फिर उसके बाद लार्ज एपिथेलियल डिफेक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, परफोरेशन भी हो सकती है। जब जब भी हमारे पास कहीं भी डिफेक्ट आता है तो उसका इन्फेक्ट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और फिर वही इरिटेबल रेड आईज होती हैं, वर्स इन द मॉर्निंग होंगी। तो ट्रीटमेंट्स की क्या, आर्टिफिशियल टीयर्स आपने दे दिए और आई ऑइंटमेंट बेड टाइम के ऊपर, और आईलिड क्लोजर के लिए कभी कोई टार्सोग्राफी कर देते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स टॉपिकल देते हैं अगर कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। और अगर एक्ट्रोपियो ने कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन हो तो आप उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोजर केराटोपैथी आई थिंक एक दफ़ा यूक्यू आ चुका हुआ है और इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, बिकॉज ये काफ़ी डिजीज में ना इट्स वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दोज डिजीज, ठीक है। So this is it for exposure keratopathy. फिर पेज 103 पे there is something called arcus senilis. अब arcus senilis मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ is because आप जब वार्ड में जाके पेशेंट्स की आईज को एग्जामिन करेंगे, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आई वार्ड में आते हैं वो ओल्ड एज होते हैं, ठीक है। उनका कोई ग्लोकोमा होता है, या फिर ग्लोकोमा मतलब उनका आई का प्रेशर जो है वो ज्यादा हुआ होता है, तो उसकी वजह से बहुत सिवियर उनको पेन होता है, लॉस ऑफ विजन हो रहा होता है, या फिर उनको कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट मतलब उनके लेंस जो है वो उसके अंदर ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम मोतिया कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप जब एग्जामिन करेंगे
पेशेंट की आईज, तो आपको कॉमनली ये जो फिगर 8.3 की वाली रिंग है ये आपको नजर आएगी। अब ये हमारी आई में नहीं है, अगर आप अपनी आईज को मिरर में देखें हमारी आई में ये नहीं होती, ठीक है। ये ओल्ड एज के जितने भी लोग हैं अक्सर उनकी इस तरह की जरा ग्रेइश सी रिंग बनी होती है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लिपिड, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिपिड हो जाती है लिम्बस वाले एरिया में विद एज, तो ये बहुत कॉमनली हो जाता है, ठीक है। और अगर यंग में हो तो वो उसको हम आर्कस जुवेनाइलस कहते हैं, एंड इट इज एसोसिएटेड विद डिसलिपिडीमिया। सो बेसिकली यंग एज में ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और ओल्डर एज में इट्स कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल, ठीक है, जेरियाट्रिक्स में आ जाता है। तो इट इज बेसिकली अ वेरी वेरी कॉमन कॉर्नियल ओपेसिटी। और जब भी मतलब आप पेशेंट की आई को एग्जामिन कर रहे हो, तो अगर आप सर को मेंशन कर दें कि सर पेशेंट को आर्कस सिनाइलस है, तो सर थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं, कि इनको पता है कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग, दिस इज नॉट अबनॉर्मल इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो अब इसके आगे बाकी ये रीड वाला पोर्शन है चैप्टर का, ठीक है। मैं केरेटोप्लास्टी आपको थोड़ा सा करा देती हूँ। केरेटोप्लास्टी ऑस्पी में आ जाती है, ठीक है। केरेटोप्लास्टी जस्ट मीन्स के कॉर्निया का ग्राफ्ट आपने किया, मतलब उसकी ट्रांसप्लांटेशन को केरेटोप्लास्टी कहते हैं। इसमें आपके पास जो ग्राफ्ट के टाइप्स हैं, इसमें फुल थिकनेस ग्राफ्ट है जिसको हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कहते हैं, और पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट है जिसको हम लेमेलर केरेटोप्लास्टी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी फुल थिकनेस ऑपरेशन हो रहा होगा उसको हम पेनिट्रेटिंग कहेंगे, और जब भी पार्शियल थिकनेस हो रहा होगा हम उसको कहेंगे लेमेलर। अच्छा, एंड देन उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ लेमेलर को ना, कि सुपरफिशियल लेमेलर होता है, डीप एंटीरियर लेमेलर होता है। वो हम देख लेते हैं कि किस किस एरिया तक वो जाते हैं। फिर एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी होती है, एंड लिम्बल स्टेम सेल ग्राफ्टिंग, दीज आर, इसके बस नेम्स आप याद रखें। इसके अंदर जो मेन चीजें मैं आप चाहती हूँ आप याद रखें कि इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी की, मतलब फुल थिकनेस ग्राफ्ट की क्या है। एक तो ऑप्टिकल इंडिकेशन थे कि कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई हो। उसके बाद जो इन्होंने ये नेम्स लिखे हुए बुलस केरेटोपैथी, कॉर्नियल डिस्ट्रोफी वगैरह, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। बस इसकी ऑप्टिकल इंडिकेशंस में कॉर्नियल ओपेसिटी आप याद रख लें। फिर थेरेप्यूटिक इसकी इंडिकेशन होगी, इन्फ्लेम्ड कॉर्निया है, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही मेडिकल थेरेपी के लिए, ठीक है। फिर टेक्टोनिक है, टू रिस्टोर द कॉर्नियल इंटेग्रिटी, मतलब कॉर्नियल थिनिंग होगी, डिस्मेटोसील बन गया था फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली वो हील नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर आप रिप्लेस कर देंगे। एंड देन कॉस्मेटिक, ये अक्सर वैसे नहीं करते कॉस्मेटिक वाला, लेकिन अगर फॉर एनी रीजन अपीयरेंस ऑफ आई को इम्प्रूव करना है तो कर देते हैं। आई रिमेम्बर एक लड़की थी, उसको कैटरैक्ट था एक आई में, लेकिन उसका ना वो ब्लाइंड हो चुकी थी उस आई में, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दिया था बिकॉज उसकी शादी होने वाली थी। तो वो अजीब लगता है एक आई में इतना ज्यादा, वो बेसिकली जो ब्लैक पार्ट हो जाता है ना आई का, ब्लैक पार्ट जो होता है आई का, आइरिस के सेंटर में प्यूपिल, वो वाइट वाइट हो जाता है फुल, तो फिर वो काफी मतलब अजीब लगता है, तो इसलिए फिर उसकी उन्होंने सर्जरी कर दी, हालांकि उस आई में उसका विजन वैसे ही नहीं था, तो दैट वाज जस्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजन। तो सिमिलरली इसके अंदर भी अगर बहुत ज्यादा कॉर्निया की अब नॉर्मल शेप है, या फिर इस तरह की ओपेसिटी बन चुकी है, बंदा ब्लाइंड भी हो गया है, बट फिर भी जस्ट टू मेक द आई लुक बेटर, तो फिर वो कर देंगे रिप्लेस, ठीक है। तो इसकी इंडिकेशंस 4 हैं, ऑप्टिकल, थेरेप्यूटिक, टेक्टोनिक एंड कॉस्मेटिक। फिर एमसीक्यू पॉइंट आता है नेक्स्ट, डोनर टिश्यू का जो है इट इज रिमूव विद इन 6 to 24 आवर्स, तो ये आप इसका टाइम ड्यूरेशन याद कर लें, 6 to 24 आवर्स, ठीक है। और मेथड्स ऑफ कॉर्नियल प्रिजर्वेशन के अंदर सिर्फ इसके नेम्स करें एमसीक्यू के लिए, मोइस्ट चेम्बर में रखते हैं। फिर एक मैककैरी है, मैककैरी कफमैन मीडियम है 2 वीक्स तक। फिर ऑर्गन कल्चर है, तो सिर्फ इसके नेम्स को आप देख लें कि अगर एमसीक्यू में जब आ जाता है तो फिर आप इसको देख सकें कि कॉर्नियल प्रिजर्वेशन का मेथड इनमें से, मतलब जो ऑप्शंस होती हैं उसमें से मेथड कौन सा कॉर्नियल प्रिजर्वेशन वाला है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पे नेक्स्ट आ जाते हैं, जिसको हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, किन किन केस में आप नहीं कर सकते। एक तो ड्राई आई सिंड्रोम है, ठीक है। अगर ड्राई आईज हैं तो आप उसके अंदर ये नहीं कर सकते, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट वो ट्रांसप्लांट भी ड्राई आउट हो जाएगा। फिर लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन अगर हुई हो, ये हमने हर्पीज वाले में डिस्कस किया था, हर्पीज केरेटाइटिस के अंदर के
लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन के अंदर रिप्लेस करना इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। फिर सिवियर कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होगी हो या कोई भी एक्टिव कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, ये सर्जरी का रूल है कि जब भी कहीं पे कोई भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है आपने वहां सर्जरी नहीं करनी, चाहे वो बॉडी का कोई भी हिस्सा हो। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस, फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन मेनी एरियाज जब भी एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही हो आप वहां सर्जरी नहीं करते, आप पहले एंटीबायोटिक्स देके उसकी इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन में, फिर पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई के डिजीज में, जब पेशेंट के पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई में डिजीज है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उसका विजन नहीं वापस आने वाला, ठीक है। तो आप बिला वजह पेशेंट्स की होप्स को हाई कर देंगे, ये इतना डेंजरस प्रोसीजर करने के बाद भी अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो फिर मतलब देयर इज नॉट मच यूज ऑफ डूइंग द ऑपरेशन, अनलेस ऑफ कोर्स वो कॉस्मेटिक रीजन के लिए, लेकिन अगेन वो बहुत रेयर इंसिडेंट्स है, ठीक है। फिर अनकंट्रोल ग्लाकोमा, आई टोल्ड यू जब ग्लाकोमा मतलब इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज्यादा होता है, अगर आप इस वाले एरिया को कट करेंगे तो सारे कंटेंट्स ऑफ आई बॉल बाहर निकल आएंगे एंड देन देयर इज नोवेयर इन दिस वर्ल्ड कि आप उनको वापस डाल सकें, ठीक है। तो जब भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज्ड होगा आपने तब सर्जरी नहीं करनी, पहले आपने इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम कर देना है, इवन वो नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा लो रखते हैं, ठीक है, जस्ट टू बी सेफ सर्जरी से पहले। फिर क्रॉनिक यूवीआइटिस, uveitis just means uveal tract की infection, तो that's the iris, the ciliary body and then the choroid पीछे, तो अगर uveitis हुआ होगा तो आपने नहीं करना। and then any eyelid abnormalities, पहले आपने फिर eyelid abnormalities को सही करना है, उसके बाद आपने जो है कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना है। तो जैसे अगर एक्ट्रोपियन हुआ हुआ है या एंट्रोपियन या ट्रिकिएसिस हुआ हुआ है, ठीक है, लाइक अ कॉज बेसिकली ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी, तो आप पहले उसको ट्रीट करोगे, उसके बाद जो है इसको रिप्लेस करोगे, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने ये सारे याद रखने हैं, ये सारे नेम्स जो है आपने याद रखने हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी आप टिक कर लें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की क्या हो सकती हैं, अर्ली के अंदर वुंड का लीकेज हो सकता है, एंटीरियर चेम्बर फ्लैटन हो सकता है, ठीक है। आयरिस का प्रोलैप्स हो जाएगा, जैसे यहाँ से उन्होंने कट लगाया तो आयरिस यहाँ से बाहर निकल आया। फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी ग्लाकोमा, परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट, मतलब जहाँ से स्टिच लगाई थी तो वहाँ पे डिफेक्ट बना रह गया। फिर प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट, प्राइमरी ग्राफ्ट फेलियर इज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज जो हमारे पास केराटोप्लास्टी में आता है, ठीक है। पेशेंट की बॉडी जो है उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये बात। फिर लेट कॉम्प्लिकेशन में अगेन ग्राफ्ट रिजेक्शन आता है, फिर रिकरेंस ऑफ डिजीज एंड देन एस्टिग्मेटिज्म। अब ये कॉम्प्लिकेशंस यूक्यू में वैसे इतनी नहीं आती लेकिन ये ऑस्मी में बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ केराटोप्लास्टी। मतलब पहले वो केराटोप्लास्टी का पूछेंगे कि इसकी फलानी फलानी कंडीशन हुई आई की, तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट में आप केराटोप्लास्टी लिख देंगे, फिर उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस वो पूछ लेंगे, ठीक है। फिर अब इन्होंने डिटेल लिखी हुई सुपरफिशियल लेमेलर केराटोप्लास्टी की, ये वही लेमेलर मींस पार्शियल थिकनेस, ठीक है। तो इसमें एंडोथीलियम जो है मतलब मैं बताती हूँ, जो सुपरफिशियल वाली थी उसमें आप स्ट्रोमा का कुछ पोर्शन रिमूव करते हो, बट स्ट्रोमा प्लस डेसिमस मेम्ब्रेन प्लस एंडोथीलियम रिमेन कर जाता है। जो डीप एंटीरियर है उसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रोमा निकल जाता है और डेसिमस मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम रिमेन कर जाता है, ठीक है। और उसके अलावा या दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, और आपने इसमें से ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आप उसको रीड कर लें अगर आपका दिल चाह रहा है, बट दैट्स प्रीटी मच इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो inshallah from tomorrow we'll start conjunctivitis properly, ठीक है। मुझे आप लोग ये टाइमिंग का कंफर्म कर दें कि ये वाली ठीक है या फिर we can go to 7